नमस्कार जी। आर्य आर्थिक रूप से कमजोर था, जिस कारण उसकी पत्नी को घर के सारे काम करने पड़ते थे ताकि भोजन का प्रबंध होता रहे। एक दिन आर्य ने माँ से कहा कि बाकी लोगों से कहो कि अपने काम स्वयं किया करें। मेरी पत्नी कोई मशीन तो नहीं है। तो माँ बोली, इतनी चिंता है तो स्वयं इतना कमाओ ताकि दूसरों के टुकड़ों पर ना पलना पड़े। यह सुनकर वह दिन के बजाय रात को भी काम करने लगा ताकि वह अपनी पत्नी को सुख दे सके और दूसरे शहर चला गया और महीने बाद अच्छे पैसे भेजने लगा ताकि पत्नी सुख से जीवन बिता सके। 7-8 महीने बाद घर आया तो दंग रह गया, यह देखकर कि उसकी पत्नी प्रीति किन कामों में लगी हुई हो। जल्दी से कमरे में आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आर्यन ने रसोई की चौखट पर खड़े होकर प्रीति को पुकारा तो उसने गर्दन मोड़ते हुए बस जरा सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अभी कुछ ही देर में आती हूँ, थोड़ा सा काम रह गया है। प्रीति के आश्वासन देने पर आर्य वापस कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद प्रीति कमरे में आई तो आर्य उसके इंतजार में अभी तक जाग रहा था। इतनी देर लगा दी आने में, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कभी कभी तो घर आता हूँ और तब भी तुम मुझे समय नहीं देती। आर्य की शिकायत पर पायल ने गहरी सांस ली और कहने लगी, घर के काम काज करना भी तो जरूरी है। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा परिवार है, इन सब के काम करने में कुछ समय लग ही जाता है। हालांकि मैं तेजी से काम करती हूँ, फिर भी आधी रात हो ही जाती है। आर्य ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इतना बड़ा घर और परिवार से क्या तात्पर्य है। प्रीति बोली, घर के खर्च में सबसे कम पैसे आप देते हैं, तो मैं इस कमी को पूरा करने के लिए सबके काम कर देती हूँ। एक तरह से हिसाब बराबर हो जाता है। आर्य प्रीति की बात सुनकर थोड़ा उदास सा हो गया और फिर उठकर अलमारी की दराज में से एक केक और आर्टिफिशियल चैन निकाली और प्रीति के सामने बैठ गया। विवाह की वर्षगांठ की बहुत 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 मुबारक हो। आज हमारे विवाह को 3 साल हो गए हैं। प्रीति प्रसन्नता से मुस्कुराई और तुरंत आर्य के गले लग गई। धन्यवाद आर्य, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको हमारे विवाह की वर्षगांठ भी याद थी। हालांकि मैं भूल चुकी थी। यह चैन भी बहुत सुंदर है। प्रीति ने वह चैन पहन ली और केक का टुकड़ा तोड़कर आर्य के मुंह में डाला। जवाब में आर्य ने भी केक का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। 3 साल से वह दोनों साथ थे, एक दूसरों को के दुख सुख में एक दूसरे की डाल बनकर खड़े होते। प्रीति पर जब भी कोई संकट आता था तो आर्य तुरंत उसका सहारा बनता और इसी तरह आर्य पर जब भी कोई विपत्ति आती तो प्रीति उसका सहारा बनती। जिंदगी ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते हुए गुजरती रही। आर्य का काम अच्छा नहीं था, हालांकि वह कड़ी मेहनत करता था, मगर मेहनत मजदूरी करके भी उसके पास बहुत कम पैसे आते थे। बाकी भाई अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और अच्छी नौकरियां करते थे, शिक्षित थे, मगर आर्य बचपन में बीमार हो गया था जिसके कारण वह पढ़ ना सका और अब मेहनत मजदूरी उसका भाग्य बन गई थी। 15 से 17 घंटे कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वह अपने भाइयों के 8 घंटे के बराबर नहीं कमा पाता था, क्योंकि उसके पास कोई विशेष कौशल नहीं था। घर में सबसे कम खर्च देना आर्य की व्यवस्था थी और शायद यही चीज उसके लिए दंड बन गई थी। घर वाले प्रीति को बहुत कठिन समय देते थे। इतने बड़े परिवार के लिए अकेले खाना बनाती, बर्तन साफ करती, घर की सफाई,
झाड़ू पोंछा, सब कुछ उसके जिम्मे था। पूरा दिन घर के काम करके वह थक कर चूर हो जाती, मगर इसके बावजूद ना किसी को उस पर दया आती, ना कोई इतने कामों के लिए उसका उत्साहवर्धन करता। उल्टा उसे पति की कम कमाई पर हर समय ताना दिया जाता। यही एक ताना था जिसकी वजह से प्रीति सब घर वालों से दबती थी और चुपचाप सबकी बातें सहते हुए उनके काम करती रहती थी। यहाँ तक कि अपनी जेठानियों देवरानियों के बच्चे तक वही संभालती थी। किसी भी चीज की परवाह नहीं होती थी। सारी चिंताएं प्रीति के जिम्मे थी, जिन्हें वह उत्तम तरीके से पूरा करती। जब कभी प्रीति घर पर नहीं होती थी तो हमेशा बाहरी लोगों से सेवाएं ली जाती और खाना तक बाहर होटलों से आता था। प्रीति से इन 3 सालों में भाभीियों ने इतनी सेवा ली थी कि अब सब आराम के आदी हो चुके थे। अब काम काज करने का उनका मन ही नहीं करता था। और अगर कभी कोई भाभी रसोई में खाना बनाने ठहर भी जाती तो इतना स्वादिन खाना होता कि कोई भी एक निवाले से ज्यादा ना खा पाता। तुरंत ही प्रीति को याद किया जाता कि वह कैसे स्वादिष्ट खाना पकवान बनाती थी। भाभियां कहती, हमें तो आराम की आदत हो गई है, खाना बनाने का मन ही नहीं करता। और हम खाना बनाए भी क्यों, आखिर हमारे पतियों का इतना वेतन है, घर के खर्च में हमारे पति इतना पैसा देते हैं, तो हमारा इतना अधिकार तो बनता है ना कि हम बिना काम काज के आराम से खाएं। यह सब बातें देवरानी जेठानियां आपस में करती थी, मगर वास्तव में प्रीति को सुनाई जाती थी। और प्रीति उनसे और कुछ ना कहती थी। वह नहीं चाहती थी कि आर्य तक कोई भी परेशानी की बात पहुंचे। वह किसी चीज के लिए परेशान होकर घर के से निकले या उसे कतई स्वीकार नहीं था, इसलिए सब सहन करती थी। कुछ दिनों के लिए आर्य बीमार पड़ गया तो काम से छुट्टी ले ली। सुबह से शाम तक वे प्रीति की दिनचर्या को देखता रहता था। पूरा दिन वह कामों में लगी रहती थी। घर के काम काज तक भी सही था, लेकिन भाइयों के बच्चों के काम तक व- वह करती थी। आर्य को अजीब सी उलझन ने घेर लिया। वह देख रहा था कि भाभियां सारा दिन खाली बैठी रहती है, कभी मोबाइल देख रही होती है तो कभी टीवी देख रही होती है और कभी पत्रिकाओं के पन्ने पलटती है। यानी उनके सारे शौक व्यर्थ थे। उसकी पत्नी सारा दिन कोलू की बैल की तरह काम करती रहती थी। यह सब उससे सहन ना हुआ कि प्रीति की ऐसी कौन सी विवशता थी कि वह सारा दिन कामों में लगी रहती थी। यहाँ तक कि अपने बीमार पति को भी कई बार अनदेखा कर दिया करती थी, सिर्फ और सिर्फ घर के काम करने की खातिर। एक रात प्रीति की माँ का फोन आया तो वह मोबाइल लेकर आंगन में चली आई। आर्य भी उसके पीछे ही चला आया ताकि उसे सोल पकड़ा सके, क्योंकि इन दिनों ठंड पड़ गई थी। मगर प्रीति की बातें सुनकर वह स्तब्ध रह गया। प्रीति फोन पर अपनी माँ से कह रही थी, माँ, आर्य घर में सबसे कम पैसे देते हैं और भाभियां हर समय ऐसी बात का ताना देती रहती है, इसलिए मैं सबके काम कर देती हूँ। मेरे पास कहाँ समय है आपके पास रुकने का। अगर मैं एक दिन भी घर में नहीं आती तो घर की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है और किसी को कोई चीज भी जगह पर नहीं मिलती। दूसरी तरफ उसकी माँ ने प्रीति से कुछ कहा और प्रीति ने नमस्ते कहकर फोन रख दिया। आर्य बिना उसकी नजर में आई वापस कमरे में जाकर बैठ गया।
मगर उसके मस्तिष्क में अभी तक प्रीति की बातें गूंज रही थी। तो क्या इस कारण से प्रीति सारा दिन काम करती रहती थी? अगली सुबह आर्य उठा और अपनी माँ के कमरे में चला गया। नियमानुसार प्रीति रसोई में थी और सबके लिए नाश्ता बना रही थी। आर्य माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, यह क्या बात हुई? प्रीति भी इस घर की बहू है। वह सारा दिन घर के काम काज करती रहती है, जबकि भाभियां सारा दिन खाली रहती है। आप बाकी लोगों से कहें कि अपने काम स्वयं किया करें। मेरी पत्नी कोई मशीन तो नहीं। माँ ने आर्य की बात सुनी तो माथे पर बल डाल लिए। उन्हें वही वही लगने लगे अच्छे लगते थे जो ज्यादा कमाए और घर में ला कर दे। कहने लगी, अगर इतनी चिंता है पत्नी की तो सवे इतना कमाओ कि दूसरों के टुकड़ों पर पलना ना पूरे पड़े। तुम्हारी पत्नी कौन सा घर में मुफ्त में के काम करती है? वह भी इसलिए करती है ताकि रोटी मिलती रहे। यह सुनकर आर्य को बहुत दुख हुआ। बाकी सब से वह क्या शिकायत करता जब उसकी माँ उसके और उसकी पत्नी के साथ सौतेले जैसा व्यवहार कर रही थी। वो चुपचाप माँ के पास से उठा और अपने कमरे में आ गया। इसके बाद बहुत सोच विचार किया और महसूस किया कि प्रीति के लिए 17 के बजाय 24 घंटे की ड्यूटी करनी है। दिन में वह 17 घंटे मजदूरी करता और बाकी 7 घंटे वर्कशॉप में जाता, वही सो जाता। और अगर काम आता तो कर लेता, वरना सोया रहता। इस चीज के लिए भी उसे कुछ अतिरिक्त पैसे मिलने लगे थे। वो यह सारे पैसे इकट्ठे करके घर में देने लगा ताकि उसकी पत्नी का कुछ बोझ कम हो जाए। थोड़ा समय लगा था मगर उसने वर्कशॉप का काम बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था। कहते हैं, दिल में कुछ करने की लगन हो तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। यही मामला आर्य के साथ भी था। उसके दिल में अपनी पत्नी को सुख देने की लगन थी कि उसने महीनों का काम दिनों में सीख लिया था। कुछ समय बाद उसे दूसरे शहर से नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसकी वर्कशॉप के मालिक ने उसके अच्छे काम से बहुत प्रभावित होकर कहा कि वह दूसरे शहर वाली ब्रांड संभाले। अपने उसने घर में प्रीति को कुछ नहीं बताया। बस ये है कहा कि वह मेहनत मजदूरी के लिए दूसरे शहर जा रहा है। वह चाहता था कि कुछ समय बाद जब वापस आए तो प्रीति के लिए कुछ अच्छा सा उपहार लेकर आए और फिर नौकरी के बारे में बताए। बताते हुए सरप्राइज दे। वह घर छोड़कर दूसरे शहर के लिए रवाना हो गया। उसके जाने से पहले प्रीति उसके गले लगकर खूब रोई थी और कहने लगी, जैसा भी है गुजर बसर हो रहा है, हम गुजारा कर लेते हैं। आपको इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता थी? आर्य ने कहा, तुम्हारे सुख से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। जब तुम्हें अपने जीवन में शामिल किया था तभी सोच लिया था कि जितना भी संभव हो सकेगा तुम्हें प्रसन्न रखूंगा और सुख दूंगा। अब तुम्हें दिन रात गधों की तरह लोगों की सेवा करते देखकर मैं कैसे आराम से बैठ सकता हूँ? इसीलिए बाहर जा रहा हूँ ताकि कुछ कुछ परिश्रम करूं और तुम्हारे जीवन में सुख लाऊं। अगर घर में सम्मान और सुख मिलने का मापदंड यह है कि पति ज्यादा पैसे दे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्रीति को ढेर सारी तसल्ली और दिलासा देने के बाद आर्य दूसरे शहर चला गया था। उसने बहुत ईमानदारी और परिश्रम के साथ वर्कशॉप की दूसरी शाखा को संभाला था और कुछ दिनों में ही प्रसिद्ध हो गया था। बड़े बड़े लोग अपनी नई और कीमती गाड़ियों में जरा सा
फॉल्ट होने पर उसके पास लेकर आया करते, क्योंकि उन्हें इस पर विश्वास था कि वह गाड़ी को और अधिक नहीं बिगाड़ेगा, ना ही उनका नुकसान करेगा, बल्कि जो भी फॉल्ट होगा उसे निकाल देगा और ईमानदारी से अपना मेहनताना लेगा। उसकी ईमानदारी उसे ऊंचाइयों पर ले जा रही थी। अगर रुपए 200 का काम करता तो रुपए 200 ही लिया करता था। हालांकि ज्यादातर मैकेनिक का यही हथकंडा था कि वह रुपए 200 का काम करके भी मालिकों से हजारों रुपए लिया करते थे, यह कहकर कि गाड़ी में फलाना फलाना फॉल्ट है और फलाने फलाने पार्ट्स डाले गए हैं। मगर आर्य ने ऐसा कुछ नहीं किया था। जैसे गाड़ी के मालिक बहुत ज्यादा प्रसन्न होते और गाड़ियों की एक भीड़ थी जो उसकी वर्कशॉप पर लगी रहती थी। गाड़ियों के मालिक ना सिर्फ उसके काम की कीमत दिया करते थे, बल्कि बहुत ज्यादा अतिरिक्त पैसे भी दिया करते थे, क्योंकि अमीरों के लिए पैसा महत्व नहीं रखता। लेकिन वह लोगों की ईमानदारी से जरूर प्रभावित हो जाते थे। आर्य को यहाँ आए 7-8 महीने हो चुके थे। उसने 7-8 महीने तक लगातार एक बड़ी रकम घर भेजी थी और 7-8 महीने बाद बहुत सारे पैसे बैंक खाते में रखने के बाद अंत उसने घर लौटने का निर्णय किया। उसे पूरा विश्वास था कि जितने पैसे वह घर पर बेचता रहा, इतने भाइयों में से कोई भी नहीं देता होगा। अब तक प्रीति का जीवन बेहतर हो चुका होगा और उसके हालात बदल चुके होंगे। वह एक दुकान पर गया और वहां से प्रीति के लिए सोने का एक ब्रेसलेट लिया। प्रीति के लिए परफ्यूम लिए, कपड़े और सैंडल्स लिए। ढेर ढेर सारी खरीदारी की। अपनी माँ के लिए भी साड़ी सूट लिया और खुशी खुशी घर रवाना हो गया। मगर नहीं जानता था कि उसकी खुशी को ग्रहण लगने वाला है। वह खुशी खुशी घर आया था, बिना किसी को बताए सरप्राइज देने का के चक्कर में, मगर खुद को सरप्राइज मिल गया। जैसे ही घर में प्रवेश किया, दरवाजा खोलने वाली माँ थी। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही वह घबरा गई, मगर उसकी अच्छी हालत देखकर तुरंत ही उसके गले लग गई और कहने लगी, आ गया मेरा बेटा, चलो मेरे कमरे में आ जाओ। और बहुत जबरदस्ती खींचकर अपने कमरे में ले जाने लगी। आर्य ने हैरान नजरों से देखा, मगर उनके साथ उनके कमरे में आ गया और कहने लगा, माँ, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई है? मैं प्रीति से और बाकी सब से मिल लेता हूँ। माँ ने कहा, यहाँ बैठ जा, चाय पानी पिला दूं। प्रीति को भी यही बुलवा दे लेती हूँ। कहकर वह कमरे से निकल गई। आर्य को घुटन का अनुभव होने लगा, तो वह उठकर खिड़की की तरफ आ गया। मगर जैसे ही खिड़की खोली, यह देखकर उसके सर पर आश्चर्य का पहाड़ टूट पड़ा। पिछले आंगन में वॉशिंग मशीन लगी हुई थी, जहां कपड़े दो दो कर तारों पर डाले हुए थे। प्रीति कपड़े धो रही थी और भाभी उसके सर पर खड़ी थी और कह रही थी, बहुत आलसी हो तुम प्रीति। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा पति 8 महीने से पैसे भी घर नहीं भेज रहा और तुम्हें यहाँ रहना भी है और साथ साथ खाना भी है, तो तुम्हें यह काम करने होंगे। मगर तुम ऐसी हो कि बीमारी का बहाना बनाकर पड़ी रहती हो। किसी भी काम को करने के लिए तुम्हारा मन ही नहीं करता। आर्य भाभी की बातें सुनता जा रहा था और उसके सर पर आश्चर्य का पहाड़ टूटता जा रहा था। वह माँ के कमरे से निकलकर पिछले आंगन की तरफ गया, तो माँ ने उसे जाते देखा और सर पकड़ लिया, क्योंकि अब उनका भेद खुलने वाला था। उन्होंने प्रीति को बिना दाम की दासी बनाकर रखा हुआ था।
और वह यही समझती थी कि आर्य बाहर ही रहेगा और जिन दिनों में वह आएगा वह प्रीति को अच्छे कपड़े पहनाकर आराम से बिठा देगी और उससे कोई काम नहीं करवाएगी। मगर अब सारा खेल उल्टा पड़ चुका था। आर्य सारा सच जान गया था। तुरंत पिछले आंगन में अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। प्रीति को हाथ से पकड़कर उठाया तो पता चला कि वह तेज बुखार में तप रही थी। उसके सर में भयंकर दर्द था और चक्कर आ रहे थे, मगर इसके बावजूद उससे इतना सारा काम करवाया जा रहा था। प्रीति को चक्कर आए तो वह एकदम ही गिरने लगी। तब आर्य ने उसे सहारा देकर थाम लिया और क्रोध बड़ी नजरों से भाभी की तरफ देखा। कहने लगा, आप सबके पतियों से ज्यादा पैसे अब मेरे घर में खर्च के लिए आते हैं, तो आप किस कारण मेरी पत्नी से ज्यादा काम करवाती है? क्या मैं यह बात जान सकता हूँ? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वह बीमार है? आप में मानवता नहीं है क्या? आर्य बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया। यह वही आर्य था जिसने कभी किसी के सामने जुबान नहीं खोल दी थी, मगर अब अपनी पत्नी की ऐसी हालत उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे सबसे ज्यादा दुख अपनी माँ के व्यवहार का हुआ था। चलो भाभियां तो पराई थी, मगर माँ तो अपनी थी। उसे तो संतान को बराबर रखना चाहिए था। उसने प्रीति को सहारा दिया और उसे कमरे में ले आया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर को बुलवाया तो डॉक्टर ने कहा कि बुखार काफी पुराना हो चुका है। इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। इन्हें आराम और ध्यान की काफी ज्यादा जरूरत है। आर्या ने एक बार फिर उदास नजरों से माँ की तरफ देखा। डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने गया। वापसी पर वह फल, दूध और बिस्किट्स वगैरह ले आया। आकर खुद ही दूध गर्म करके प्रीति को दिया, दवा दी और फिर उसके साथ बैठ गया। कहने लगा, मैं इतने महीनों से घर में एक बड़ी रकम भेज रहा हूँ, मगर मुझे मालूम नहीं था कि यह लोग फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे होंगे, वरना मैं बहुत पहले आ जाता। वह रोने लगी और कहने लगी, मेरा सहारा आप थे और जब आप ही मुझे छोड़कर चले गए तो आपके घर वाले जैसा चाहते हैं मेरे साथ व्यवहार करते हैं। मैं क्या कह सकती थी? आपने तो मुझसे संपर्क तक नहीं रखा। आर्य कहने लगा, मैं मोबाइल नहीं खरीद सका इसलिए तुमसे संपर्क नहीं किया, मगर अब मैं तुम्हें किसी भी के भी रहमो करम पर छोड़ने वाला नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। कुछ दिन आर्य घर पर रहा। उसने अपनी माँ को और अधिक शर्मिंदा नहीं किया और इस विषय में कोई चर्चा नहीं की। हाँ, मगर अपनी भाभीियों को जरूर दिखा दिया था। कुछ दिन बाद उसने प्रीति को भी अपनी पैकिंग करने के लिए कहा। माँ प्रीति को पैकिंग करते देख कर बोली थी, मगर आर्य के चेहरे के भाव देखकर चुप हो गई। वह कुछ भी कहने का साहस नहीं कर सकी थी। बेटा उनसे नाराज था और क्यों था वह अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसके फैसले में राजी हो गई। प्रीति आर्य के साथ चली गई और एक खुशहाल जीवन बिताने लगी। आर्य कभी कभार चक्कर लगा लिया करता था और भाइयों से भी मिल लेता था, मगर वह प्रीति को कभी भी अपने साथ नहीं लाया। वह नहीं चाहता था कि यहाँ की दुखद यादें प्रीति के दिल में फिर से ताजा हो जाए और वह दुखी हो। थोड़े समय बाद ईश्वर ने उन्हें संतान भी दे दी। प्रीति अपने भगवान को ढेरों धन्यवाद करती थी, जिसने उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहने दी थी।
कुछ साल धैर्य से गुजारे थे और अब उसके जीवन में ढेरों खुशियां थी। जीवन साथी अच्छा हो तो स्त्री कठिन से कठिन हालात में भी गुजारा कर लेती है, और अगर जीवन साथी अच्छा ना हो तो स्त्री के लिए महल और सोने के सिंहासन भी बेकार होते हैं। प्रीति ने सिर्फ आर्य के अच्छे होने की वजह से ससुराल में अत्यंत कठिन समय काटा था, और अब जीवन में सुख आया था तो वह सारे दुख और सारे त्याग भूल चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।